चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज हम अपना चैप्टर 14 स्टार्ट करने वाले हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। 10 से 12 नंबर का बेटा या 15 नंबर तक कह सकते हैं। इसका वेटेज इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन छोटा सा और मजे का। एक दो ही टेक्निकल टॉपिक है इसके अंदर, बाकी सारा जो है अगर आपको शुरू में इसका कंसेप्ट समझ आ जाता है ना बेसिकली, तो फिर ये सारा आसान है। कुछ भी नहीं है, रट्टे वाली चीजें हैं, रिपीट हो रही है। मतलब आधा चैप्टर इसका रिपीट के ऊपर है, आपको पता चलेगा देख के कि आधा चैप्टर चीजें रिपीट हो रही हैं। अगर आपको एक टॉपिक याद होता है तो बाकी दो वैसे ही साथ में याद हो जाएंगे। तो लिहाजा इस चैप्टर के अंदर अगर आपको शुरू में कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाती है आपके पास, तो आपको काफी हद तक आसानी होगी इस चैप्टर को तैयार करने में, क्योंकि इसके अंदर है कुछ नहीं, चंद डेफिनेशंस है और थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं जिनको हमने देखना है। तो लिहाजा कंसेप्ट इस चैप्टर का अंडरस्टैंड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बात करते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। बेटा हमने जिंदगी में कुछ टर्म्स पढ़ी हैं, मिसाल के तौर पे कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, ये चीजें हमें पता है, डिस्कशन वगैरह सारा कुछ हमें पता है। कम्युनिकेशन से क्या मुराद होता है सर? कम्युनिकेशन से सर हम्म। बोलना सर, बात करना, एक दूसरे से बात करना। मतलब दो लोगों का आपस में ज्यादा डिस्कशन करना। जी सर। मतलब उसके अंदर जनरल डिस्कशन भी आ जाती है, किसी किस्म की भी डिस्कशन करना। जब दो लोग आपस में बैठे हों, वो डिस्कशन कर रहे हो, तो उसको कम्युनिकेशन कहा जाता है। निगोशिएशन का क्या मतलब होता है कुछ आइडिया? जी सर, नेगोशिएशन में सर मामलात तय करते हैं ना, मतलब कि आपने चीज अगर तय करनी है तो आप नेगोशिएट करते हैं उसको। शाबाश शाबाश। देखो बेटा, कम्युनिकेशन कहते हैं जस्ट डिस्कशन दो लोगों की आपस में किसी भी टॉपिक के ऊपर। हो सकता है वो टॉपिक स्पेसिफिक हो, या हो सकता है वो टॉपिक स्पेसिफिक ना हो सकता है वो टॉपिक कोई यूजफुल हो, कोई ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन हो, या हो सकता है कि जस्ट जनरल डिस्कशन हो। जैसे कि बस अड्डे के ऊपर बैठ के आप टाइम किल कर रहे होते हो, कोई साथ बैठ जाता है तो इमरान खान को गालियां देना शुरू कर देते हैं, हम बैठे बैठे हुकूमत को कोसना शुरू कर देते हैं। वो जस्ट एक कम्युनिकेशन होती है, उसका कोई खास पर्पज नहीं होता। जबकि बेटा जो निगोशिएशन होती है, इसमें हमारा कोई ना कोई खास पर्पज होता है। और अगर मैं स्पेसिफिकली वर्ड यूज करूँ तो इसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व होती है। मतलब जब हम किसी भी जगह पे कोई निगोशिएशन कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब ऐसा है कुछ ले रहे होते हैं और कुछ दे रहे होते हैं किसी स्पेसिफिक मैटर के ऊपर। मतलब निगोशिएशन का क्या मतलब है कि किसी को कुछ देना, किसी से कुछ लेना। कुछ आप छोड़ रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, कुछ अगला छोड़ रहा है, कुछ दे रहा है। तो लिहाजा इसको निगोशिएशन कहा जाता है। मतलब जहां पर कोई ना कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो, कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक हो, आप किसी खास ऑब्जेक्टिव या पर्पज के तहत बैठ के डिस्कशन करें, उस डिस्कशन को कम्युनिकेशन नहीं कहते बल्कि निगोशिएशन कहते हैं। यही बात है। जी सर। बिल्कुल यही बात है कि हम कुछ ना कुछ लेने देने के चक्कर में होते हैं। तो लिहाजा निगोशिएशन से मुराद क्या होता है? ट्रांसफर करना। मतलब किसी से कुछ लेना, किसी को कुछ देना। लेना और देना इंपॉर्टेंट होता है निगोशिएशन में। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें तो हस्बैंड और वाइफ में निगोशिएशन कभी नहीं होती, क्योंकि उसमें बेचारा हस्बैंड जो होता है वो कुछ करने के काबिल ही नहीं होता, कुछ मनवाने के काबिल नहीं होता, वो सिर्फ मान रहा होता है। तो लिहाजा वो आप उसको कम्युनिकेशन कह सकते हैं, निगोशिएशन नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम कहें कि भाई एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से डिस्कशन कर रहा है, आप जॉब प्रपोजल डिस्कस कर रहे हो, आप किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर रहे हो, आप बाजार में शॉपिंग कर रहे हो, तो ये सब क्या होता है कि भाई आप निगोशिएट कर रहे होते हैं, कुछ ले रहे होते हैं, कुछ दे रहे होते हैं। आप दोनों के कुछ ना कुछ हद तक मामला सुने जा रहे होते हैं। तो लिहाजा इसका कोई भी पर्पज होता है, लेकिन जो मेन चीज है वो है ट्रांसफर ऑफ कंसिडरेशन, जिसके अंदर कोई ना कोई कंसिडरेशन होती है। आप किसी से रियायत करा रहे होते हो या किसी को रियायत दे रहे होते हो, आप किसी से इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, आप किसी को इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, आप किसी से किसी चीज के ऊपर कंप्रोमाइज करा रहे होते हैं, किसी चीज के ऊपर कंप्रोमाइज कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली निगोशिएशन कहते हैं। और अगला अगला वर्ड है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट से मुराद ये औजार वगैरह नहीं है, यहाँ पे ये लीगल टर्म है। इंस्ट्रूमेंट से मुराद बेटा एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, रिटन डॉक्यूमेंट, जो किसी के राइट या लाइबिलिटीज क्रिएट करता है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट से मुराद एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर राइट या लाइबिलिटीज क्रिएट हो किसी भी पार्टी की, उसको इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। मिसाल के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो ये इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं सारे। क्यों? ये वो डॉक्यूमेंट हैं जो रिटर्न में होते हैं, और नंबर 2 कि ये किसी न किसी शख्स के इसके ऊपर राइट या लाइबिलिटीज क्रिएट हो रहे होते हैं।
अच्छा, अब हम इन दोनों को मिला के पढ़े, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो निगोशिएबल का क्या मतलब, एक ऐसा या कोई ऐसी चीज जो ट्रांसफर हो सकती है, जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हो। और इंस्ट्रूमेंट से मुराद रिटन डॉक्यूमेंट। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से मुराद एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जो आप किसी को इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, जो किसी शख्स की राइट से लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा होता है, उसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या, कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इजीली ट्रांसफर भी एबल भी हो और जो लोगों के राइट्स या लाइबिलिटीज भी क्रिएट कर रहा हो, उसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। क्लियर है बेटा? जी सर। ओके, इन सिंपल टर्म निगोशिएबल मीन ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी, कि जो डिलीवरी से ट्रांसफर हो सकता है, जस्ट ट्रांसफर हो सकता है किससे, डिलीवरी से। आप सिंपल एक रिटन डॉक्यूमेंट जो आप किसी को सिंपल तरीके से ट्रांसफर कर सकते हो बाय डिलीवरी। एन इंस्ट्रूमेंट मीन a written document by which a right is created in favor of someone. Thus, negotiable instrument means any written document ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी, कि जिसको आप डिलीवरी से ट्रांसफर कर सकते हो, उसको हम कहते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो कैसा इंस्ट्रूमेंट जो बाय डिलीवरी ट्रांसफरेबल भी हो और जो लोगों के राइट्स एंड लायबिलिटीज क्रिएट करे, उसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। अब बेटा, लॉ के अंदर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जनरल टर्म नहीं है, बल्कि स्पेसिफिक टर्म है। जनरल टर्म से मुराद होता है, जिसका जनरल टर्म क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट, कि भाई उसके अंदर कई चीजें आ जाती है। उसमें जनरल लिखा हुआ है कि भाई कोई भी सेटअप जो है, उसको अगर गवर्नमेंट बॉडी कॉर्पोरेट कह देती है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएगा, तो वो जनरल टर्म। स्पेसिफिक टर्म से क्या मुराद होता है, कि जिसके अंदर चीजें डिफाइंड हो। तो लिहाजा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बेटा जो है वो डिफाइंड है, मतलब स्पेसिफिक टर्म है, और इसके अंदर जो चीजें आती हैं वो लिखी हुई है। इसके अलावा ना तो इसके अंदर कोई चीज आ सकती है ना जा सकती है। मिसाल के तौर पे डेफिनेशन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक। ये तीन सॉरी, ये तीन इंस्ट्रूमेंट है जिनको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। तो ये तीन स्पेसिफिक, इसके अंदर ना चौथा ऐड हो सकता है, ना इसके अंदर से कोई डिलीट हो सकता है। तो लिहाजा ये तीन इंस्ट्रूमेंट जो होंगे वो हमेशा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाएंगे। तो लिहाजा एक और चीज हमें पता चली कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ और सिर्फ पैसे से रिलेटेड होता है। मतलब ये तीनों जो हैं नोट, वो पैसे से रिलेटेड है, इनमें पैसे की बात हो रही है। चेक में भी पैसे का लेना देना होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में भी और प्रॉमिसरी नोट में भी। तो लिहाजा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का हमें एक करेक्टर पता चला। दो हमें पहले पता चल चुके, क्या, इजीली ट्रांसफरेबल हो, दूसरे नंबर पे क्या कि भाई राइट्स क्रिएट हो, रिटर्न डॉक्यूमेंट हो, और तीसरे नंबर पे ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर पैसे का लेन देन इन्वॉल्व होता है। तो लिहाजा ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। अगर अब हम पूरा जो है ना इसको एक्सप्लेन करेंगे, इस टॉपिक को, अगर आपको इस टॉपिक को एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ जाती है, तो हमारा 75% चैप्टर यहीं पे कवर हो जाएगा हमारा। क्यों, फिर आगे ये चीजें रिपीट होनी है और हमने इनको बुक से जस्ट पढ़ना है, हम इसकी एक्सप्लेनेशन अभी कर लेंगे। ओके, लिहाजा हम बात करते हैं कि भाई तीन इंस्ट्रूमेंट होते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर। कौन से, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। तो प्रॉमिसरी नोट क्या है, प्रॉमिसरी नोट क्या है बेटा, एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो इससे हमें पता चला कि ये कोई रिटन डॉक्यूमेंट है, ऐसी बात है। क्लियर है? जी सर। ओके, अब पहले नंबर पे तो ये हमें पता चला ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा। दूसरे नंबर पे हमें ये भी पता है कि ये पैसे के लेन देन से इन्वॉल्व होगा, क्यों, एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तीसरे नंबर पे अगर हम इसका नाम देखें तो प्रॉमिसरी नोट, मतलब प्रॉमिस होना है इसके अंदर। नोट से मुराद वही डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट। प्रॉमिसरी नोट ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जिसके अंदर एक प्रॉमिस इन्वॉल्व हो, जिसके अंदर कोई शख्स प्रॉमिस कर रहा हो किसी को पैसे देने का। तो मिसाल के तौर पे आप अपने गांव में जाते हैं, वहां पे जाहिर सी बात है आप निकले थे सीए करने काफी टाइम पहले, तो बड़े लंबे चौड़े ख्वाब लेके निकले थे। और बात है उनकी वाट लग रही है अच्छे बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन बहरहाल कभी ना कभी इंशाल्लाह ये पूरे होंगे, टाइम जरूर लगता है। अच्छा जी, आप गांव से निकले और आप जनाब जी कोई 36.5 साल बाद क्वालिफाई कर गए, ठीक है, ओके, चलें, ये भी गनीमत है कि आप इतने बाद भी क्वालिफाई कर दिए। अच्छा, आपकी अच्छी खासी जॉब लग गई, आप बड़े अमीर हुए, आपने जनाब जी बड़ा घर गाड़ी बंगला आपने बड़े लेविश जगह पे ले लिया, अपना गाँव शाव भूल भूल गए। आप जब बूढ़े होने लगे तो तब आपको रिश्तेदार याद आते, ऐसा ही होता है।
जब हम जवान होते हैं तो हमें रिश्तेदार जो है वो जहरी लग रहे होते हैं, लेकिन जब फिर हम बूढ़े होने लग जाते हैं ना, तो फिर हमें अपने रिश्तेदार याद आते हैं, फिर हमें बहन भाई याद आ रहे होते हैं, और फिर हम दोबारा अपने रिश्तेदारों में घुसना चाह रहे हैं। तो लिहाजा हमारी फैमिली के बड़ बडेरों का यही रोला होता है हमारे रिश्तों में, जो वो बच्चों के रिश्ते करते हैं जो हम फैमिली में कर रहे हैं। तो उसकी वजह ये होती है बच्चे, क्योंकि उस वक्त वो बूढ़े हो रहे होते हैं और फिर उनको समझ आ रही होती है कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है, ये रिश्तेदार क्या होते हैं। तो फिर उनको जोड़ने के चक्कर में, क्योंकि जवानी में तो हम खरनाश होते हैं ना, मैं इसको क्यों बुलाऊं, इसकी ऐसी की तैसी, ये होता कौन है, और मैं अमीर ये गरीब, और अब बड़े रोले होते हैं। तो जब बूढ़े हो रहे होते हैं फिर हमें पता चलता है यार ये पैसा जो हमने कमाई है तो हमारा है ही, और ना हमने इसको कोई यूज कर सके, हमने तो वैसे ही खत्म हो जाना है, ये तो पीछे वालों का, तो हम अपने रिश्ते क्यों खराब करके जाए। फिर क्या होता है कि वो जोड़ने के चक्कर में अपने बच्चों की वाट लगाते हैं। तो भाई तुम अपने शुरू से रिलेशन अच्छे रखो यार, ताकि बच्चों को भी क्या कहते हैं एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करने में हेल्प आउट हो। तो फिर क्या होता है कि बच्चों के रिश्ते करके बहन भाई तो इकट्ठे हो जाते हैं, इधर से तार शार्ट हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गलत अप्रोच है हमारी सोसाइटी की है। अब जनाब जी आप बूढ़े हो गए और एजेड हो रहे हैं काफी, तो आपने कहा जब मैं गांव का चक्कर लगाता हूँ। अब आप गांव का चक्कर लगाने गए जनाब जी, आप अपनी क्या कहते हैं कौन सी गाड़ी लेके दे आपको सुजान, जल्दी बताओ। सर FX। एफएक्स लेने चलो माशाल्लाह, ले देते हैं। तब तक एफएक्स खत्म हो चुकी होगी बच्चे, आज से 36-37 साल बाद मुझे नहीं ट्रक लगता कि लेंगे, एफएक्स बचेगी। ट्रक ले अब दो सर। हाँ, हम आपको एनएलसी का बड़ा ट्रक लेके देते हैं जिसके 36.5 टायर हो। ओके ठीक है, एक टायर फटा हुआ है, वो डबल डबल होते हैं ना, खैर है, चल रहा है, फिर भी चल रहा है। जनाब आप ट्रक पे बैठते हो और गांव का चक्कर लगाने जाते हो, गांव वाले बड़े जनाब जी आ गया बंदा शुजाता ये वो। आप गांव की चौपाल जो बैठक होती थी जहाँ पे बाबे शाबे बैठते थे, वहां से गुजरते तो आपको एक बाबा नजर आता है जाना पहचाना, उस बाबे के पास जाते हैं, सलाम दुआ करने बाबा बिठा लेते हैं। अब आप सबको पता है कि बाबों की कोई लथी चढ़ी नहीं होती, वो ना उनको शर्म होती है ना उनको, उस एज में जाके आपको ये फील हो जाता है कि यार ये जो हम शर्माते रहे हैं या ये सोचते रहे हैं कि दुनिया क्या कहेगी, ये सब बकवास है, ये सब फजूल है। आप बाबों को देखेंगे ना कभी भी, वो किसी को हाथ देख के लिफ्ट मांग लेंगे, किसी से पैसे मांगने होंगे वो मांग लेंगे, क्यों, उनको तब तक पता चल चुका होता है कि भाई यार ये चीजें मैटर ही नहीं करती कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि उस बंदे ने भूल जाना, उसने तो उसको दोबारा कौन से मिलना है आपने, लेकिन आपका अपना नुकसान हो जाना है। तो ये जो अब हम सोचते हैं ना कि यार फलाना क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, तो लिहाजा इखलाकियात की हद तक ये सोचना ठीक है ताकि आप अपनी आखिरत सुधारें। लेकिन दुनियावी मामलात के अंदर आप ये शर्म करते हैं, ये क्लास में पूछने से, क्वेश्चन करने से शर्माते रहते हैं, तो भैया आप अपना नुकसान करते हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो लिहाजा आप बाबे के पास जाते हैं, बाबा सलाम दुआ के बाद पूछते क्या हाल है, बाबा अपने रोले लेके बैठ जाता है कि बस यार पुत्र बच्चे मेरे बाहर होंगे ने ते कभी कभी वो आते ने, मेरा इतने कोई लैन वाला नहीं है, ते मेरी तबीयत खराब है, ते मैं दवाई लेनी, तो मैंने पैसे दे लो जी, फंस गया सलाम करके। बाबा कहता है कि भाई यार अब मुझे पैसे चाहिए, तो सुजात कहता है बाबा जी खैर है, बाबे को समझ आ जाती है कि ये भाई मतलब समझ रहा है कि शायद मैं मुफ्त खोरी लगाने के चक्कर में हूँ। बाबा कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है बेटा, मेरे दो बेटे हैं, शीदा एंड उम्मीदा, दो बेटे हैं, ठीक है, ये दोनों बाहर होते हैं, शीदा, ये शीदा है छोटा, ये उम्मीदा है, ठीक हो गया, ये दोनों बाहर होते हैं। शीदा जो है ये रहता है लंदन में, और ये जो मीदा है ये रहता है बागड़िया लाहौर के साथ, खैर उसके लिए तो ये मुल्क से बाहर ही है। ओके, तो वो कहता है कि ऐसा ना करो, मुझे पैसे दे दो, जैसे ही मेरा बेटा आएगा ना मैं उससे पैसे लेके आपको वापस कर दूंगा, उसने दिसंबर में आना है। आप सांस लेते हो चलो यार, कोई कम से कम रिकवरी तो है ना, ये तो नहीं है ना कि कोई अन्य खाते में बैठ डेट जा रहा है। तो आप कहते हो ठीक है बाबा जी कोई मसला नहीं है, आपको मैं पैसे दे देता हूँ, लेकिन एक चीज है। वो कहते क्या था, कहता जी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बंदा हूँ है। तो वो क्लिप देखा है कादर खान का जिसमें वो रिश्ते की बात हो रही होती है, तो कहता लड़का क्या करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वो कहते क्या चार्ट है, वो पढ़ा हुआ है, अच्छा हाँ पढ़ा हुआ, देखा हुआ ये क्लिप, फेसबुक पे बड़ा चला था अपना मीम, पुरानी मूवी का। वही सर। नहीं देखा हुआ, चले कोई नहीं, फेसबुक के ऊपर बड़ा वो रहा है, क्या कहते हैं ट्रेंडिंग। इनके ट्रेंडिंग रहा था बेसिकली काफी अर्सा कुछ टाइम पहले, तो ये मिसाल एक पुरानी चीज है। अच्छा, तो आप उसे कहते हैं कि देखो मुझे चीज लिख के दे दो ये वाली। बाबा कहते हैं जी कोई मसला नहीं, आप क्या करते हो, एक पेज लेके जाते हो बाबे के पास, उसे कहते हो कि इसके ऊपर लिख के दो कि मैं प्रॉमिस करता हूँ
I promise to pay sum of rupees 1 lakh to Mr. क्या नाम है सजाद on 31st दिसंबर, ठीक है, 2022। तो बाबा क्या करता है, उस पेज के ऊपर ये लिख के दे देता है कि मैं वादा करता हूं कि मैं सजाद को 1 लाख रुपए 31 दिसंबर को पूरे के पूरे इकट्ठे एक ही सांस में पे कर दूंगा। आप उसके ऊपर उस बंदे के साइन कराते हो बाबे के और उसे 1 लाख रुपया पकड़ा देते हो। अब ये जो नोट आपके हाथ में है इसको प्रोमिसरी नोट कहा जाता है। मतलब एक ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसके अंदर प्रॉमिस टू पे अ स्पेसिफिक सम ऑफ मनी ऑन अ सर्टेन फ्यूचर डेट इज नॉन एज प्रोमिसरी नोट। क्लियर है? जी सर। प्रोमिसरी नोट क्लियर है? जी सर। आप उधर क्लियर कर लो, नहीं तो फिर ये ट्राले श्राले वाले खा भी रह जाने हैं। अच्छा, आगे चलते हैं थोड़ा सा, मुझे दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे चलते हैं जी। ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या बना है? सेम वही सिनेरियो क्रिएट करते हैं। सजाद साहब हैं, क्वालिफाई हो गए हैं, 36 साल गुजर चुके हैं, बूढ़े हो गए हैं, ट्रक आ गया है 36.5 टायरों वाला, बैठ गए, गांव पहुंच गए, बाबा मिल गया, बाबे के पास बैठे हैं, बाबे ने फिर लती चली कोई नहीं है, उसने वही सवाल कर दिया जी मुझे 1 लाख रुपया दो। अब आप कहते हो बाबा ठीक है मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन क्या वापस कैसे होगा? तो वो कहता है कि ऐसा काम है कि जो मेरा बेटा शीदा है ना, शीदा ये वाला था ना छोटे वाला, ओके, ये जो शीदा है ये मेरी पेंटिंग चोरी नहीं करनी भाई, कॉपीराइट है मेरे इसके ऊपर, अच्छा जी, सख्त कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ अमल में लाई जाएगी, ओके जी। वो कहता है ये जो मेरा शीदा बेटा है ना, इसने दिसंबर में आ जाना और ये आपको आके पैसे दे देगा। अब बाबा कहते यार मुझे लिख के दे दो। बाबा कहता है कागज ले। आप कागज लेके जाते हैं, बाबा कहता है, ऊपर लिखता है कि मैंने सजाद से 1 लाख रुपया आज लिया है और मैं ऑर्डर देता हूं अपने छोटे बेटे शीदे को कि 31 दिसंबर को ये सजाद को 1 लाख रुपया दे देगा। फर्क समझ आ रहे हो प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज का? उसमें बाबा खुद प्रॉमिस कर रहा था कि मैं आपको पैसे दे दूंगा, यहाँ पे बाबा कहता है कि मेरा पुत्र आ जाएगा दिसंबर में, तो 31 दिसंबर को वो आपको पैसे दे देगा। ठीक हो गया? जी सर। अब बाबे ने ये लिखा, आपने कहा, बाबे ने साइड मार दिए या अंगूठा छाप दिया। अब आप नोट लेके परेशान है, अब आप कहते हैं पुत्र चाहिए है, तो आप कहते हैं बाबा बात ये है कि पैसे तुम मुझे किससे दे हो सकती है बंदी, ऐसी बात है। सर आवाज बीच में थोड़ी सी कट गई थी, दोबारा सर कीजिएगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको उसने रिटर्न डॉक्यूमेंट दे दिया, अब आप रिटर्न डॉक्यूमेंट देख के परेशान हो रहे। बाबा को समझ आ गई। बाबा कहता है पुत्र खैर है, क्यों परेशान हो? आप कहते हो देखो बाबा बात ही हुआ है कि नोट तो मुझे आप दे रहे हो लिख के, पैसे मैं आपको दे रहा हूँ, कल को मैं आपके पुत्र से पैसे लेने आऊँ, आपके पुत्र कहे कि मेरे से पूछ के दिए थे, तो फिर मैं किससे लूंगा पैसे? बात तो ठीक है, जेन्युइन है। ऐसी बात है ना यार? आवाज आ रही है? जी जी सर, जी जी। ओके। तो बाबा कहता है कोई मसला नहीं है, तुम ऐसा करो, मेरे पुत्र को ना, मेरे पुत्र से ये पूछ लो। आप कहते हो जी अच्छी बात है। आप उसके पुत्र को फोन करते हो, हाँ जी सीधे कितने हैं? वो कहता है जी मैं तो मुल्क से बाहर होता हूँ, लेकिन आजकल मैं इस्लामाबाद आया हूँ थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए। तो आप कहते हो इस तरह ना आपका बाप मेरे से पैसे ले रहा है और मुझे ये लिख के दे रहा है, क्या आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हो कि 31 दिसंबर को आप मुझे पैसे दोगे? का बेटा कहता है जी बिल्कुल, क्यों नहीं, मेरे अब्बे को दे दो, उसे जरूरत है, तो मैं आपको दिसंबर में आके आपको पैसे दे दूंगा। तो आप कहते हो ठीक है जी, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, आप इसे साइन कर दो। आप ये जो डॉक्यूमेंट बाबे ने लिख के आपको दिया था, जिसके अंदर उसने प्रॉमिस टू पे किया था, आप उसको कहते हो कि भाई इस डॉक्यूमेंट के ऊपर आप एक्सेप्ट कर लो इसको, जो बाबा ऑर्डर आपको दे रहा है कि आप मुझे पैसे दे दोगे 31 दिसंबर को। तो सीधा कहता कोई मसला नहीं है, आप डॉक्यूमेंट उसको पोस्ट कर देते हो, हम अज्यूम करते हैं उसी दिन साइन होकर आपके पास आ जाता है, अज्यूम करते हैं। अब बाबे ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, अब इसको गौर से समझिएगा, मैं इसको समराइज कर। बाबे ने
एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर उसने एक ऑर्डर दिया अपने बेटे को। किस चीज का ऑर्डर? कि वो एक सर्टन सम ऑफ मनी पे करेगा। किसको? आपको। कब? 31 दिसंबर को। उसने ये एक नोट बनाया। प्रोमिसरी नोट में क्या था? उसने एक नोट बनाया जिसमें वो वादा कर रहा था कि मैं आपको पे करूंगा। बिल ऑफ एक्सचेंज में उसने एक नोट बनाया जिसमें वो ऑर्डर दे रहा था अपने बेटे को कि 31 दिसंबर को इसको पैसे दे दें, और उसका बेटा इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा था। क्लियर है ये बिल ऑफ एक्सचेंज? जी सर, क्लियर। शाबाश। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट containing an unconditional order to pay a specific sum of money on a certain date. समझ आ गई? जी सर। ओके। तीसरा है चेक। चेक भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में आता है, और ये भी बिल ऑफ एक्सचेंज है। मतलब ये भी बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसी की एक किस्म है, लेकिन इसमें जस्ट एक एसेंशियल का फर्क है। वो क्या है? कि जो एक्सेप्टर होगा, यहाँ पे पैसे किसने पे करने थे बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में? बच्चे ने। सीधे ने। नाम याद रखो, बच्चे ने, नाम से बुलाया करो, बदतमीज। जी सर, सीधा। हाँ जी, सीधा। सीधा टली। आपके घर वालों ने आपको तरबियत नहीं सिखाई यार, बच्चे पर नाम लेते हुए बच्चे ने। ओके, खैर आप कह सकते हो, लेकिन क्योंकि अब आप 60 से 65 साल के हो। बहरहाल, तो ये भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही है चेक, क्योंकि यहाँ पे पैसा सीधा दे रहा है, जबकि यहाँ पे पैसा देने वाला हमेशा कोई ना कोई बैंक होगा। ऐसी बात है, चेक के केस में पैसा हमेशा बैंक से ही आता है ना? जी सर। शाबाश। तो लिहाजा चेक भी बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, जस्ट विद अ सिंगल डिफरेंस के इसमें जो पेमेंट करने वाली पार्टी है वो हमेशा बैंक होगा। तो लिहाजा अब हम जरा वापस चलते हैं। प्रोमिसरी नोट क्या है? एक प्रॉमिस है पैसे देने का। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक ऑर्डर है पैसे देने का। चेक क्या है? वो भी एक ऑर्डर है पैसे देने का, जस्ट क्या है कि उसमें पैसे देने वाला सिर्फ बैंक होगा। क्लियर है? क्लियर है सर। ओके। अब अगर हम देखें तो प्रोमिसरी नोट में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व थी? कितनी पार्टीज इन्वॉल्व थी? एक बाबा था और एक आप थे, बस दो बंदे ही थे ना जो साइन कर रहे थे उसे। मेन पार्टी, बीच में और बहुत हो सकती है, वो भी हम आगे चल के पढ़ेंगे वो कैसे आ सकती है। मेन दो ही थे ना जब नोट बना, बाबा और आप। जी जी। बिल्कुल। तो जो बाबा है उसको ड्रार कहते हैं, जो आप है उसको ड्राई कहते हैं, मतलब या मेकर कहते हैं उसको, और आप पे ही होते हैं। जो नोट बना रहा है उसको मेकर कहा जाता है, प्रोमिसरी नोट, और जिसके हक में बन रहा होता है उसको पे ही कहा जाता है, जिसको पैसे मिल रहे होते हैं। दो पार्टी है। क्लियर है? जी क्लियर है। उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टी थी? तीन थी ना, एक बाबा, एक आप और बाबे का बेटा, तीन लोग साइन कर रहे थे। जी सर। बिल्कुल। इसी तरह चेक में भी तीन पार्टीज होंगी, एक बाबा होगा, एक आप होंगे, एक बैंक होगा। बाबा आपको चेक लिख के दे देता है फ्यूचर डेट का, 31 दिसंबर डाल के उसकी तारीख दे देता है कि तुम उस दिन जाके मेरे बैंक से निकलवा लेना पैसे, मेरे अकाउंट में आ चुके होंगे। तो पार्टीज तो कभी तीन ही रहेंगी, बस बेटे की जगह पे चेक बैंक आ गया। ऐसी बात है? जी सर। ओके, तो ये हमारे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। कंसेप्ट क्लियर है? जी सर। ओके, तो हमारा तकरीबन हमने 60% चैप्टर खत्म कर दी। ये सारी यही चीजें आगे हमने पढ़ने, यही एसेंशियल है, यही डेफिनेशन वगैरह। आगे छोटी सी लाइन नीचे लिखी है, पेएबल आइदर टू ऑर्डर और टू बेयरर। बेयरर का क्या मतलब होता है बेटा? बेयर से क्या मुराद है? बेयर से तो रीच ना कह देना यार। सर लोन के जरिए ना, या फिर कुछ मतलब इस तरह करके आप जुबानी उससे बता दें, या पेमेंट नहीं अदा करते, मतलब कहने से मुराद है। बियरर, बियर से मुराद, मैं आपको बताता हूँ यार, मैं आजकल बहुत टेंशन बेयर कर रहा हूँ। क्या मतलब? मैं क्या कर रहा हूँ? आजकल यार मैं बहुत परेशानियां बेयर कर रहा हूँ, या बहुत टेंशन बेयर कर रहा हूँ, या सारा बर्डन यार मैं ही बेयर करूँ इसका? जी क्या सर, मतलब है? जिम्मेदारियां ले रहा हूँ सारी मैं।
आप किसी को कहते हो ना यार ये सारी टेंशन मैं ही बेयर करूं, ये सारी जिम्मेदारियां मैं ही बेयर करूं, आप क्या कर रहे हो? मतलब इसका ये है कि सारी जिम्मेदारियां मैं बर्दाश्त करूं या उठाऊं, ऐसी बात है। जी सर। जी सर। बेयर से मुराद क्या? उठाना। बेयर से मुराद उठाने वाला। रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयरर, ये हमारे घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयरर है, ये हमारे घर की सारी जिम्मेदारियां इसने उठा रखी हैं, ऐसी बात है। जी सर। हाँ जी। तो लिहाजा बेयरर से क्या मुराद है भाई कि जिस शख्स ने उठा रखा है, उठाने वाला। तो लिहाजा इंस्ट्रूमेंट बेयरर भी हो सकता है। अच्छा, आपने कभी जिंदगी में चेक देखा है? सर क्या देखे? चेक 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 चेक, बैंक वाला चेक। जी सर, बहुत दफा। हाँ बहुत देखा, उसके ऊपर नाम लिखने की जगह होती है, ऐसी बात है। जी सर। क्या वो नाम लिखना जरूरी होता है ऊपर के इस शख्स को पैसे देने, या वो ब्लैंक भी दे दे तो आप बैंक में लेके जाओगे तो वो आपको पैसे दे देंगे? ऊपर नाम ना लिखे, बाकी नहीं, साइन साइन करके दे दे। नाम जरूरी होता है ना सर। नहीं होता ना, ये तो रोला है। आपका अगर नाम नहीं लिखा हुआ उस चेक के ऊपर, किसी शख्स का नाम नहीं लिखा, तो इसका मतलब होता है कि जिस शख्स के पास वो चेक है वही उसका मालिक है और उसी को पैसे बैंक दे देता है। आप ना बगैर नाम लिखे सिर्फ अमाउंट वगैरह ये चीजें फिल करके लेके जाओ चेक बैंक में, बैंक वाले आपको पैसे दे देंगे। समझ आई? जी सर। इस चेक को कहा जाता है बेयरर इंस्ट्रूमेंट या बेयरर चेक। मतलब एक ऐसा चेक जिसके ऊपर किसी का नाम ना लिखा हो स्पेसिफिक कि ये चेक इस बंदे के नाम पे और इसको पैसे देने, मतलब जो शख्स भी उसको फिजिकली होल्ड कर रहा होगा वो उसका मालिक बन जाएगा। ठीक है? जी सर। ऐसी बात है, शाबाश। तो लिहाजा बेयरर इंस्ट्रूमेंट से क्या मुराद होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर किसी का नाम ना लिखा हो, बल्कि जो भी शख्स उस इंस्ट्रूमेंट को होल्ड कर रहा होगा वो ही उसका मालिक हो। क्लियर है? हाँ जी। ओके। उसके बाद दूसरा है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। जी सर, क्लियर है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट से क्या मुराद होता है कि जब आप कोई इंस्ट्रूमेंट बनाते वक्त स्पेसिफिकली किसी बंदे का नाम लिख देते हो कि पैसे इसी को ही देने हैं, वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। मतलब अगर आप चेक के ऊपर लिख दिया जाता है सज्जाद, तो सज्जाद के अलावा कोई और शख्स चेक अगर बैंक में लेके जाए तो उसको पैसे मिलेंगे? ना। नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आप चेक के ऊपर नाम लिख के ऑर्डर दे रहे हो, क्योंकि पैसे सिर्फ सज्जाद को देने हैं। तो लिहाजा मतलब मेरी जगह कोई और चले जाए पैसे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो लिहाजा आप जब किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर नाम लिख देते हो स्पेसिफिक बंदे का कि पैसे इसको मिलने चाहिए, तो वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। और बेयरर इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ऊपर किस शख्स का नाम ना लिखा हो, मतलब जिसके पास भी वो इंस्ट्रूमेंट फिजिकली मौजूद होगा वही उसका मालिक बन जाएगा। फर्क समझ आया? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट या बेयरर इंस्ट्रूमेंट? जी सर। तो लिहाजा अब हम जरा देखते हैं, अनिगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ प्रोमिसरी नोट, a bill of exchange or a check payable either to order or to bearer। मतलब या तो उन तीनों के ऊपर नाम लिखा होगा कि भाई ये इस शख्स को पे करने हैं, वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होगा। अगर किसी का नाम नहीं लिखा तो वो फिर बेयरर इंस्ट्रूमेंट होगा कि जो भी शख्स ये इंस्ट्रूमेंट लेके आएगा हम उसे पैसे दे देंगे। ठीक है? जी सर। ओके। अब बेटा ये तीनों इंस्ट्रूमेंट है, इनमें से ये दो जो है ना ये बेयरर नहीं हो सकते। प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज पेयर नहीं हो सकते, इसके ऊपर नाम लिखना लाजमी है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ही हमेशा होंगे, इनके ऊपर नाम लिखना लाजमी है कि किस शख्स को पेमेंट करनी है। समझ आ रही? जी सर। जबकि जो चेक है ये ऑर्डर भी हो सकता है, ये बेयरर भी हो सकता है। इस पे किसी का नाम भी लिखा जा सकता है कि भाई स्पेसिफिकली इसी बंदे को पे करो, या वो बेयरर भी हो सकता है कि इसकी जगह पे कोई भी शख्स अगर जिस शख्स के पास भी ये नोट फिजिकली मौजूद हो
आप उसे पैसे दे दो। समझ आ गए? जी सर। चले जी, गुड हो गया। तो ये हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हुई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। अब हम जरा नीचे चलते हैं। ओके, हम जरा नीचे चलते हैं। हम अभी 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 नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं हाँ जी, ये आ गया हमारे पास प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट क्या है, जरा ये डेफिनेशन पढ़ें। ये वही नहीं है जो मैंने आपको भी सिखाई है, पढ़ाई है सारी। ये पढ़ें जरा, ये कुछ और कह रहा है। सर ये वही है। बिल्कुल वही है कि एक प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ऑन अ सर्टेन फ्यूचर डेट पर। तो लिहाजा प्रोमिसरी नोट के एसेंशियल क्या है? इट मस्ट बी इन राइटिंग, ये राइटिंग में होना चाहिए। अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे होना चाहिए कि यार उसमें मजीद आपने कंडीशन नहीं डालनी कि यार ये अगर डांस करता हुआ आएगा तो मैं इसे पैसे दूंगा या इसको नवे नोट दूंगा। सिर्फ कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, अनकंडीशनल प्रॉमिस हो कि मैं इसे बस पैसे दे दूंगा। इसके अलावा साइंड बाय द मेकर, मेकर उस शख्स को कहते हैं जो प्रॉमिस कर रहा था, जो बाबा था, जो नोट बना रहा था, तो उसकी तरफ से इसको साइन होना जरूरी है। सर्टन सम ऑफ मनी होना चाहिए, मतलब जो पैसे आपने देने हैं वो सर्टन होने चाहिए। जी मैंने 2 लाख 3 लाख देने, ये नहीं कहना तो 2-2.5 लाख रुपए आपको मैं दे दूंगा, ये कुछ सर्टन सम ऑफ मनी नहीं है। प्रॉमिस टू पे मनी ओनली होना चाहिए, सिर्फ पैसे का लेन देन होना चाहिए, इसके अलावा इसके अंदर कोई और चीज नहीं इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो ये असेंशियल है प्रोमिसरी नोट के। क्लियर? जी सर। ओके, बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन पढ़ें। वही है सर। वही है, असेंशियल देख लें, सिमिलर है। इट मस्ट मीन राइटिंग, अनकंडीशनल ऑर्डर, सर्टेन सम ऑफ मनी, साइंड बाय द ड्रॉर एंड ड्राई। ड्रॉर कहते हैं बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज में उस शख्स को जो नोट बना रहा होता है, ड्राई उस शख्स को कहते हैं जो नोट एक्सेप्ट कर रहा होता है। ड्राई या एक्सेप्टर कहा जाता है। तो एक्सेप्ट कौन कर रहा था बिल ऑफ एक्सचेंज? बाबे ने जब बनाया तो एक्सेप्ट कौन कर रहा था? जिससे पैसे ले रहा था ना वो। शाबाश। नहीं, जिससे पैसे, एक तो आपसे आपसे पैसे लिया उसने, उसने नोट बनाया, बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर दिया, आपने फिर और जो किसको पैसे कॉल की थी देगा उसे एक्सेप्ट करने के लिए? उसका बेटा और जो शीदा। पैसे सीधा। हाँ, शीदा, शीदा एक्सेप्ट कर रहा था। तो वो एक्सेप्टर भी है और ड्राई भी उसी को ही कहते हैं। ठीक है, तो उन दोनों की तरफ से साइन होना जरूरी है। सर्टन पार्टीज होनी चाहिए। पार्टीज भाई क्लियर लिखी हुई होनी चाहिए कि कौन कौन शख्स जो है वो क्या करेगा, कौन पेमेंट करेगा, किसने पैसे लिए हैं, किसने पैसे दिए हैं। तो ये सारा कुछ सर्टन पार्टीज होनी चाहिए। उसके अलावा ऑर्डर टू पे ओनली मनी होना चाहिए, सिर्फ पैसे देने का ऑर्डर होना चाहिए। लॉजिक, ये उनका डिफरेंस है, ये आप खुद करेंगे। वही डेफिनेशन को उन्होंने टेबल में करके रख दिया है। तो हमारा तकरीबन आधा चैप्टर खत्म हो गया। गुड हो गया सर। आगे छोटा सा अगला चैप्टर जो है ना, वो तो एक ही क्लास होगी हमारी। अगर मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, यही जी बिल ऑफ जी एक्सचेंज के जो असेंशियल्स हैं, सर। यही अगर याद कर लेते तो हमारा अगला चैप्टर जो है वो आधा खत्म हो गया। अगला चैप्टर भी सिर्फ यही है, सारा कुछ सेम एज इट इज रिपीट है। सर तो मिले ना पीर को। जी बेटा, तुम्हारे को जी जी सर। क्या कह रहे थे आप तुम्हारे को? याद? सोमवार तक याद करेंगे ना सर। अच्छा, चल चल, अच्छी बात है, कोई मसला नहीं। जी सर। कोई नहीं, ठीक है, गुड है। हेलो। हाँ जी, ओके, जी जी सर। ठीक है, समझ आ गई मुझे। ओके, उसके बाद देखते हैं पार्टीज कौन कौन सी होती है। तो भाई आप पहले देख चुके हैं, प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टीज होती हैं, एक बाबा एक आप। बाबा कौन है? उसको मेकर कहते हैं जो नोट बना रहा होता है। आप कौन है? पे, जिसको पैसे मिलने होते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में 3 पार्टीज होती हैं, ये 2 छोड़ दें, ये आपके सिलेबस से आउट है। ड्रॉर बाबा जो नोट बना रहा है, ड्राई या एक्सेप्टर कौन? उसका बेटा, पे जिसको पैसे मिलने हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में भी 3 ही पार्टीज हैं, ड्रॉर जो चेक लिख रहा होता है, ड्राई जिसने पैसे देने होते हैं जो कि इस केस में हमेशा बैंक होगा, और पे जो कि आप है। चले ना सारी पार्टियां?
जी शाबाश, गुड हो गया। तो फिर भाई इनको पढ़े सारों को। क्या वही है या नहीं है? जल्दी से पांचों पढ़ ले। चलो बेटा जी, तो ये आज के लिए इतना ही। कल हम इंशाल्लाह इसको तकरीबन खत्म कर देंगे। कल थोड़ी सी टेक्निकल चीजें होंगी, बाकी सारा सिंपल है जितना हम पढ़ लिया है। इसमें से 7-8 नंबर का क्वेश्चन मस्त आना है, तो इसको साथ साथ तैयार करते हैं। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़बान में रखे बेटा। अल्लाह हाफिज।